सर ये जो AI, ML, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो डेटा साइंस हम सुनते हैं, इसके बाद मैं एमटेक के लिए गया IIT बॉम्बे। पहली बात मैंने एमटेक करने का सोचा क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बीटेक करी थी कंप्यूटर साइंस डोमेन में, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। इनफैक्ट ये मेरा बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो गया तब मैं इंटर्नशिप कर रहा था अमेजोन नाम की कंपनी में। आप सभी जानते हैं, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है अमेजोन की। तो मैं अमेजोन में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर इंटर्नशिप कर रहा था। वर्ल्ड के, इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड के बहुत ही रिनाउंड प्रोफेसर के अंडर था, और वो टॉपिक था मशीन ट्रांसलेशन। ये मशीन ट्रांसलेशन क्या है सर, ये भी आज मैं बात करूंगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया है एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने इंजीनियरिंग डेज को। तो आज मैं आपके बीच लाया हूँ एक काफ़ी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक। सर ये जो AI, ML, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो डेटा साइंस हम सुनते हैं, उसका फ्यूचर स्कोप क्या है? फ्यूचर स्कोप है भी या नहीं? और अगर है तो क्या फील्ड्स इससे हम फोकस कर सकते हैं ताकि हम एक बहुत ही बेहतरीन करियर बना पाए इन फील्ड्स में। ओके, तो आज मैं बात करने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ उसका भी एक रीज़न बता देता हूँ। देखिए, मेरा नाम है आदित्य जैन और मैंने ऑल इंडिया रैंक 60 लाई थी गेट एग्जाम में। जिसके बाद मैं एमटेक के लिए गया IIT बॉम्बे। पहली बात मैंने एमटेक करने का सोचा क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बीटेक करी थी कंप्यूटर साइंस डोमेन में, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, DBMS, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम ना डेटा साइंस का इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था। क्रेज ज़रूर था लेकिन इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था। इसलिए उस टाइम जो कॉलेजेस थे वो डेटा साइंस पर अलग से फोकस नहीं करते थे। तो जब आपको डेटा साइंस में नॉलेज चाहिए था तो आपके लिए एक ज़रूरी हो जाता था मास्टर्स करना, जो कि आज भी काफ़ी रेलेवेंट है। तो जब मैं IIT बॉम्बे गया, वहाँ मैंने काफ़ी एम क्लियर रखा कि मुझे डेटा साइंस डोमेन में ही आगे जाना है। इनफैक्ट ये मेरा बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो गया जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था अमेजोन नाम की कंपनी में। आप सभी जानते हैं, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है अमेजोन की। तो मैं अमेजोन में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर इंटर्नशिप कर रहा था, और उस इंटर्नशिप के दौरान मेरे बाजू जो टीम बैठती थी उन सभी का प्रोडक्ट आपने कभी ना कभी यूज़ किया होगा, जो कि है एलेक्सा। तो मेरे बाजू अमेजोन एलेक्सा टीम बैठती थी और वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे, और मैं तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड फील्ड में काम कर रहा था। जब भी उनके साथ डिस्कशंस करता था, मुझे काफ़ी इंसाइटफुल पॉइंट्स मिला करते थे। ओके, वो मुझे बताते थे कि वो कैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फील्ड का यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन का काम कर रहे हैं। और जब, जैसे कि आप लोग को लग रहा है, ये नाम मुझे भी बिल्कुल नहीं समझते थे। तो इसलिए मेरा जो कन्विक्शन था कि ये फील्ड आगे बहुत यूज़ होने वाली है, ये बहुत स्कोप होने वाला है इसमें, वो और स्ट्रांग हो गया। तो इसी के साथ मैंने डिसाइड किया कि यार सॉफ्टवेयर डेवलपर फील्ड में आगे बढ़ने से बेटर है थोड़ा टाइम लेके एक अच्छे से मास्टर्स करते हैं इस फील्ड में, का नॉलेज लेते हैं, ताकि ये जो दुनिया है डेटा साइंस की, ये मेरे लिए भी ओपन हो जाए। तो इसी मकसद के साथ मैं गया IIT बॉम्बे। वहाँ मैंने अपना एम काफ़ी क्लियर रखा कि मुझे डेटा साइंस डोमेन में ही आगे बढ़ना है, और वहाँ जाके मैंने काफ़ी रेलेवेंट सब्जेक्ट्स चूज़ किए। फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ा। इनफैक्ट जो मास्टर्स की थीसिस होती है उसके लिए भी आपको एक काफ़ी स्पेसिफिक टॉपिक डिसाइड करना होता है। वो भी मेरा एक वर्ल्ड के, इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड के बहुत ही रिनाउंड प्रोफेसर के अंडर था, और वो टॉपिक था मशीन ट्रांसलेशन। ये मशीन ट्रांसलेशन क्या है सर, ये भी आज मैं बात करूंगा। देखिए, मशीन ट्रांसलेशन एकदम सिंपल टर्म्स में एक लैंग्वेज के टेक्स्ट से दूसरे लैंग्वेज के टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम है, एक प्रोसेस है। जैसे कि आपका गूगल ट्रांसलेटर जो है वो इसी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई होती है, काफ़ी डेप्थ नॉलेज लगता है इसमें। आजकल जो आपका चैट जीपीटी चल रहा है और इससे रिलेटेड AI टूल्स चल रहे हैं, उनमें से काफ़ी चीज़ें इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड है। तो ये सब की मैं आज इस सेशन में बातें करूंगा। ओके, तो ये हो जाता है पहला रीजन कि मैं आपको क्या बेसिस पर ये चीजें बताऊंगा। सेकंड रीजन ये है कि मैंने काफी अच्छे से इस फील्ड में काम किया है एज अ डेटा साइंटिस्ट। IIT बॉम्बे से जो मेरा प्लेसमेंट हुआ था वो एक ही बहुत बढ़िया कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था, जो एज अ डेटा साइंटिस्ट प्लेस हुआ था मैं। ओके, तो वहां मैंने एज अ डेटा साइंटिस्ट काम किया था। कौन से फील्ड में काम किया था? रिकमेंडेशन सिस्टम्स वाले फील्ड में काम किया था। तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम्स क्या है? ठीक है, जो भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं,
स्पॉटिफाई पे म्यूजिक सुनते हैं, नेटफ्लिक्स पर टीवी सीरीज देखते हैं, तो जो भी आपको रिकमेंडेशंस आते हैं ना, वो इसी टेक्निक के बेसिस पे आते हैं। तो इसमें भी मैंने काफ़ी इन डेप्थ पढ़ाई की थी, ताकि मैं जो अपने वर्क प्लेस पे है उसमें काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकूँ, काफ़ी अच्छे से नॉलेज गेन कर सकूँ। और थर्ड रीज़न ये है कि इनफैक्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को, अराउंड 10,000 लोगों से भी ज़्यादा को डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स में गाइडेंस दी है, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो ये सब एक्सपीरियंस को कंबाइन करके मैं आपके लिए ये सेशन लाया हूँ, जहाँ हम बात करने वाले हैं डेटा साइंस इन जनरल, क्या स्कोप है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको एक्सप्लोर डेफिनेटली करनी चाहिए। चलिए पहले बात करते हैं कि सर हमने तो काफ़ी ज़्यादा नाम सुने हैं, आप तो डेटा साइंस बोल रहे हैं, लेकिन हमने मशीन लर्निंग भी सुना है सर, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सुना है, हमने डेटा इंजीनियरिंग भी सुना है, हमने डेटा एनालिटिक्स भी सुना है, हमने बिजनेस एनालिटिक्स भी सुना है। अरे भाई रुक जाओ, देखो अगर आप एक बहुत एक्सपीरियंस इंसान नहीं है, तो ये सभी ना आपके लिए एक चीज हो जाती है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स, ये सभी कंबाइन करके आपको डेटा साइंस समझना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में जाते हैं, तो वहां आपको सभी चीजें अच्छे से सीखनी होती है, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, डीए, सब कुछ, डीएस, डीए, जितनी चीजें हैं सब आपको यूज करके काम करना होता है। तो ये जब आप जितना करियर में स्पेसिफिकली आगे बढ़ते हैं, तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, एमएलई जिसे बोलते हैं, मुझे एक डेटा साइंटिस्ट बनना है, या मुझे एक डेटा इंजीनियर बनना है, या मुझे एक डेटा एनालिटिक्स वाला बंदा बनना है, या बंदी बननी है, जो भी है। लेकिन आपको एक फिक्स अभी से नहीं करना है। जब आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप इसे एक सिंगल सब्जेक्ट की तरह देखिए, एक सिंगल टॉपिक ऑफ रिसर्च के तरह देखिए। ओके, चलिए तो अब एक एक की बात करते हैं कि इसमें क्या फील्ड्स, क्या सब डोमेन्स होती है। देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ओके, वो आपका काफी ज्यादा मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स को कंबाइन करके बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, एक डीप लर्निंग का भी टॉपिक आ जाता है डेटा साइंस में। तो रेदर देन टेकिंग दीज होल ब्रांचेस, मैं इन सभी को कंबाइन करके कुछ आपके सामने नाम लेने वाला हूँ टेक्निक्स के, जिसे आप जाकर काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पहला आता है आपका डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है? जब भी आप बहुत ज्यादा डेटा से ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेटा से कुछ मॉडल यूज करना चाहते हैं, तब आप यूज करते हैं डीप लर्निंग का कंसेप्ट। देखिए मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोग को बताने वाला हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सब्जेक्ट्स इतने से है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ, एक आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब टॉपिक्स के अंदर आप क्या पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे एक्सप्लोर करने की जिम्मेदारी आपकी है और इसको टेक्निकल वे में पढ़ने की भी जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। तो डीप लर्निंग में आपका आ जाता है न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट, जिसे हम एनएन बोलते हैं। आप में से काफी लोगों ने सुना होगा न्यूरल नेटवर्क्स, ओके। न्यूरल नेटवर्क्स के भी काफी ज्यादा सब पार्ट्स आ जाते हैं। आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आ जाता है, जिसे हम एएनएन बोलते हैं। आपका कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आ जाता है, जिसे हम सीएनएन बोलते हैं। आपका आरएनएन का कंसेप्ट आ जाता है। आपका एलएसटीएम का कंसेप्ट आ जाता है, जो कि है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ओके। फिर आपका लॉन्ग शॉर्ट टर्म मशीन्स, ओके। फिर आपका कंसेप्ट आ जाता है आपके बर्ट का। फिर आ जाता है आपका ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का। ये बहुत ही वास्ट फील्ड है, और ये जो भी मैंने नाम लिए हैं आप डेफिनेटली एक्सप्लोर करिएगा कि यही एक फ्यूचर है। इनफैक्ट ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है, क्योंकि जितने भी आपके चैट जीपीटी वाले कंसेप्ट यूज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स पर ही बेस्ड है। फिर बात करते हैं आपके डेटा साइंस में और क्या क्या आता है। तो देखिए मशीन लर्निंग आ जाता है, तो हम ये भी बोलते हैं कि ये क्लासिकल मशीन लर्निंग है। सर ये क्या है? इसमें आपका आ जाता है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, और आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी आ जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है? जैसे कि आपको एक दे दिया गया है कि बताइए ये इमेज है, ये कैट की है या डॉग की है। आपको एक ईमेल दिया गया है और आपको बोला गया है कि बताओ ये स्पैम है या नॉट स्पैम है, ठीक है। जीमेल काफी ज्यादा यूज करता है इस कंसेप्ट को। तो जितने भी ये टाइप के प्रॉब्लम है कि आपको क्लासीफाई करना है ये ए टाइप है, बी टाइप है या सी टाइप है, तो ये आपके आते हैं क्लासिफिकेशन टेक्निक में। दूसरा है काफी इंपॉर्टेंट, जो कि है रिग्रेशन। तो ये रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन है जब भी आपको कुछ प्रेडिक्ट करना है एक रियल वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए आपको मैं एक घर का बहुत ज्यादा डेटा देता हूँ, उसमें कितने बेडरूम है, कितने किचन है, कितने हॉल है,
उसमें कितने बाथरूम्स है, वो कौन सी लोकेलिटी में है, उसमें स्विमिंग पूल है या नहीं, उसमें सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं, वो कितने फ्लोर पे लिस्टेड है। ये जितने मैं आपको डेटा पॉइंट्स दूंगा, वो फर्निश्ड है या नहीं है, कि लाइसेंसिंग की गई है या नहीं, इतने सारे पॉइंट्स लेके आपको उसका सेलिंग प्राइस प्रेडिक्ट करना है। ये काफ़ी एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हो जाता है आपका रिग्रेशन टेक्निक में। उसी तरह जैसे आपने कार्स 24 वेबसाइट देखी होगी कि कार बेचना है तो कार के बहुत सारे उसमें आप ऑप्शंस देखते हैं। सेकेंड हैंड कार है, अच्छा कितने साल चली है, कितने किलोमीटर्स चली है, कौन से साल का मॉडल है, कौन से कलर की कार है, कितने बार इसकी सर्विसिंग हुई है। ओके, तो ये जितने पैरामीटर्स है ये सब कंसिडर करके आपको एक सेकेंड हैंड कार का रेट बताया जाता है। तो ये भी आपकी आती है रिग्रेशन टेक्निक में। ओके, तीसरी बात कर लेते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है ना, वो मान लीजिए रोबोटिक्स में काफी ज्यादा काम आती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऐसी होती है कि उसमें आपको छोड़ दिया जाता है इस दुनिया में और आपको करते करते सीखना होता है। आपको कुछ मिस्टेक्स करके उससे एक फीडबैक मिलता है, ये अगली बार से नहीं करना है। और आप कुछ अच्छा काम करते तो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। जैसे बचपन में आपके साथ होता था, आप कुछ अच्छा काम करते थे तो आपके पेरेंट्स आपको चॉकलेट्स देते थे, मिठाइयाँ देते थे। और आप कुछ मिस्टेक करते थे या मार्क्स बहुत खराब लाते थे तो आपको डांटा जाता था। उसी तरह आप किसी से बहुत रूडली बात करते थे तो भी आपको डांटा जाता था। और एक बच्चा जैसे सीखता है कि क्या चीज़ सही होती है, क्या चीज़ गलत होती है, उसी तरह रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक मशीन सीखती है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और अगली बार से क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ अवॉइड करना है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया फील्ड है अगर आप इसे एक्सप्लोर करना चाहे तो। इससे थोड़ी रिलेवेंट फील्ड है आपकी गेम थ्योरी नाम की। काफ़ी ज़्यादा हैवी मैथ्स यूटिलाइज हो जाता है। जिसके जितने भी आपके गेम्स बनते हैं, जितने भी आपके एक लॉजिकल वे में प्रोग्राम्स बनते हैं, इसमें आ जाता है आपका गेम थियरी। ठीक है, अब आते हैं आपका एक अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि है आपका प्रिडिक्शन वाला पार्ट। ओके, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, टाइम सीरीज प्रिडिक्शन। ओके, ये क्या है टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग? मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हैं और आपको एक इन्वेंट्री मैनेज करना है। तो आपको एक एनालिसिस चाहिए कि ये मैंने आपको डेटा दिया है, आप ये डेटा देख के बताइए कितने साल तक की ये इन्वेंट्री चलेंगी या मुझे कितने साल बाद ये इन्वेंट्री को रिस्टोर करना होगा। ओके, तो ये आपका आ जाता है टाइम सीरीज डेटा। ये रिग्रेशन से काफी मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ आपकी एक एक्सिस पर टाइम का डेटा दिया गया होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। में बहुत बढ़िया कंसेप्ट आ जाते हैं, जैसे कि आपका सीजनैलिटी का कंसेप्ट आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमेशा एक विंटर से पहले सेल होती है, हमेशा एक दिवाली के पहले सेल होती है। टाइम सीरीज डेटा सीजनैलिटी को प्रेडिक्ट करता है कि कौन से सीजन में उसका पीक आता है, कौन से सीजन में वो ड्रॉप हो जाता है, कौन से सीजन में रेनकोट्स ज़्यादा बिकते हैं, कौन से सीजन में स्वेटर्स ज़्यादा बिकते हैं, कौन से सीजन में अम्ब्रेला ज़्यादा बिकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स कौन से टाइम पे ज़्यादा बिकते हैं। ये सभी की जो एनालिसिस है, वो भी टाइम से रिलेटेड एनालिसिस है, वो इस फील्ड में आ जाती है जो कि है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। ओके, बहुत ही बेहतरीन फील्ड है, डेफिनेटली ट्राई करिएगा। फिर आपका आ जाता है रिकमेंडेशन सिस्टम। ये रिकमेंडेशन सिस्टम क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, आप ये यूट्यूब पे देख रहे होंगे, यूट्यूब पे आपको बाजू में जो रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, आप म्यूजिक सुन रहे होगे तो स्पॉटिफाई या गाना.com पे जो आपको म्यूजिक की रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम पर जो आपको टीवी सीरीज के रिकमेंडेशन आ रहे हैं, ये सब आपके सर्च हिस्ट्री और व्यूइंग पैटर्न्स को देखकर बनाए गए हैं, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया। ये सब एप्लीकेशंस भी आपके रिकमेंडेशन सिस्टम्स को काफ़ी यूज़ करते हैं। आप फेसबुक पे जाते हैं, आप इंस्टाग्राम पे कुछ रील देखते हैं और सडनली नेक्स्ट डे उन्हीं पर रील्स आने लगती है, उन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड डिस्कशन आने लगते हैं, उन्हीं से रिलेटेड पोस्ट्स आने लगते हैं। ये क्यों होता है? रिकमेंडेशन सिस्टम के कारण। तो ये एक बहुत ही इन डिमांड फील्ड है, डेफिनेटली ये फ्यूचर की एक बहुत ही नीड ऑफ द आवर बनने वाली है, तो डेफिनेटली इसे एक्सप्लोर करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी डेटा इंजीनियरिंग स्किल्स की। देखिए डेटा इंजीनियरिंग क्या है, आपको ना डेटा के साथ इंजीनियरिंग परफॉर्म करनी है, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपके कंसेप्ट आ जाते हैं एसक्यूएल के, कि डेटा को इंजीनियरिंग करने के पहले डेटा को क्वेरी करके लाया जाए, डेटा को एफिशिएंटली कैसे क्वेरी करा जाए, यानी कि डेटा को एफिशिएंटली कैसे
फेच किया जाए एक सोर्स से, तो ये आपका आ जाता है डेटा इंजीनियरिंग में। अगेन बहुत वास्ट फील्ड है, डेटाबेस को कैसे मैनेज करा जाए, कैसे एफिशिएंटली रिट्रीव करा जाए, कैसे एफिशिएंट क्वेरीज लिखा जाए ताकि डेटा को फेच करना इजी हो जाए, क्या हमारी पाइपलाइन होनी चाहिए, ये सब कंसेप्ट भी आ जाते हैं आपके इस फील्ड में। अब बात करते हैं आपके डेटा एनालिटिक्स की। तो देखिए, डेटा साइंस ना थोड़ा रिसर्च साइड हो जाता है, थोड़ा इन डेप्थ मशीन लर्निंग, मशीन को ट्रेन करने वाला पार्ट हो जाता है, एक मॉडल को ट्रेन करने वाला पार्ट हो जाता है, उसको यूज करके प्रेडिक्ट करने का पार्ट हो जाता है। जो डेटा एनालिटिक्स है वो इन अ वे इसका सब पार्ट है कि इसमें आप जनरल एनालिटिक्स, जनरल पैटर्न रिकग्निशन, जनरल इंसाइट्स जमा करना चाहते हैं, जहां आपका बिजनेस एनालिस्ट का भी रोल आ जाता है। इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स बताना चाहूँ तो वो है आपका डेटा विजुअलाइजेशन। जैसे कि इसमें आपको पाइथन की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, आपको नंपाई पैंडास की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, आपको डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे कि टैबलो की बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एसक्यूएल बहुत अच्छे से आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट बहुत अच्छे से होने चाहिए, डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपका सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब, ये लाइब्रेरीज बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो ये डेटा एनालिटिक्स सबसे ज़्यादा इससे डील करता है। इसमें थोड़ा प्रोडक्ट एनालिटिक्स का भी कंसेप्ट आता है, जहाँ आप रूट कॉज एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ओके, जहाँ आप गेस्टिमेट्स परफॉर्म करते हैं, तो ये एक इसकी सब डोमेन हो जाती है। तो इसी के साथ मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड वे में बताया कि डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, ये जो हम बोलते रहते हैं, ये एक्चुअली है क्या, और आपके लिए एआई, एमएल, डीएस, ये सभी को समझना आपको कैसे है। आपको अगर जॉब पे जाना है एज अ फ्रेशर तो आपको क्या इसमें से सीखना चाहिए और किस ऑर्डर में सीखना। इसी के साथ आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। मेरा नाम है आदित्य जैन और हम काफ़ी ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको इस फील्ड में हेल्प करें। इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।